आज जो है वो मैंने ज़िक्र किया था कि हम एक अपना वेडनेसडे को सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्लास रखेंगे। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और ये आप कह लें, आप लोगों को ये चीज़ें जो है ना फिंगर टिप्स पर पता हो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो कि पता हो, यानी कि लाजमन कोई तीसरा बंदा पूछ सकता है आपसे। यानी कि आप ये कह लें कि ये जो हमने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस थी ना, जब आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही थी, तब हमने जिक्र किया था विंडोज़ क्या होती है, रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। वो एक रफ सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। तो अभी हमने जो है उसको चेकआउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। वो ये है कि आपने अपने जो नीचे ये टास्क बार है विंडोज़ की, ये जो नीचे टास्क बार आ रही है जहाँ पर ये सारे एप्लीकेशन जो हमारे पास लाइन अप हुई हुई होती हैं, इधर आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके आपने आ जाना है टास्क मैनेजर के अंदर। विंडोज 7 हो, 10 हो या 11 हो, सब में सेम प्रोसीजर ही है। ये जब आएगा तो अगर आप लोगों के पास विंडोज़ 10 है और फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं, यानी कि, तो यहाँ नीचे ना ऑप्शन आ जाता है मोर ऑप्शंस का। ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, देन ये विंडो ओपन होगी। अदरवाइज ये बिल्कुल ब्लैंक आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि सेटिंग उस तरह से ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ से मोर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिएगा, देन ये एक्सपेंड होगा, फिर फुल स्क्रीन पर आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अभी मेरे कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर इस वक्त रनिंग में, वो मुझे यहाँ पर ये शो करवा रहा है। ये मेरा हाइलाइटर भी बंद हो गया। ये हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर फ़िलहाल करंटली इन यूज़ हैं। क्रोम, क्योंकि आप लोगों की जो क्लास हो रही है वो गूगल मीट पर है, उसकी एक्सटेंशन है जो कि यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रोम ओपन है। ओबीएस, जिस पे आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। टास्क मैनेजर, जो कि हमने अभी खोल के सामने रखा हुआ भी है। जबकि ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि 84 85 तक जाते हैं, ये हमारे पास वो प्रोसेसेस हैं जो कि हम बिल्कुल, आप कह लें, डेली लाइफ में सोच भी नहीं सकते कि हाँ भी इतने प्रोसेसेस हैं। अब सादा सी मिसाल है इंसानी जिस्म की। अब आप लोग इस वक्त क्या काम कर रहे हैं जी? मेन टास्क आपका क्या आ गया, यानी कि आप लोग इस वक्त क्लास ले रहे हैं, आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, मेन टास्क ये हो गया ना। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिल चल रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं, आप लोगों के कान सुन रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल टास्क होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, यानी कि हमारी नज़र में नहीं होते। क्यों? हम उसको ऐसा सच यानी कि यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, उनका काम है यूज़ होना। तो ये जो नीचे हमारे पास नीचे जो ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, ये सारे वही हैं। ऑडियो इनपुट आउटपुट, ठीक है, ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये सारे यहाँ पर हमारे पास लाइन अप हुए हुए हैं। अलबत्ता जो मेन चीज़ है वो यहाँ तीन ऊपर है। और इसी तरह अगर आप कोई तीसरा सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर जो है कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, कोरोड्रा। तो ये देखिए हमारे पास अभी यहाँ पर ना लिस्ट के अंदर कोरोड्रा आ गए, जी ही ओपन हो गया, ये आ गए। अब इसके साथ आगे यहाँ अगर हम देखें, ये मेरा भी हाईलाइटर ऑन नहीं है, आप लोगों ने माउस के ऊपर फोकस करने। तो ये हमारे पास टोटल बता रहा है कि जी आपका ये सारा कुछ कंबाइन जो यूज़ हो रहा है वो 53%, 50% नहीं कि आपका सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है वो मोबिलाइज हुआ हुआ है, यहाँ पर यूज़ में आ रहा है। मेमोरी, यानी कि जो आपकी रैम है, टोटल रैम का 47% जो है वो रैम अभी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, कोरोड्रा ये ओपन है। डिस्क, यानी कि आपकी स्टोरेज, फ़िलहाल वो इतनी यूज़ नहीं हो रही। नेटवर्क, यानी कि आपका इंटरनेट, ये इंडिकेटर अलबत्ता मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर ख़राब दिखाता है, यानी कि ऐप के लिहाज से ये बोर है। वैसे आपका है, लेकिन हमारा ये जो है गूगल क्रोम, ज़ाहिर है आप लोगों की क्लास इंटरनेट से ही तो हो रही है। बाकी कोई यूज़ करे ना करे, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि 2 MB 3 MB के इर्द इंटरनेट जो कंज्यूम हो रहा है। और आगे इन सारों का अपना अपना बता रहा है वो, कि कोरल राज है वो 200 MB की रैम अभी कंज्यूम कर रहा है। मेरे पास 16 GB रैम है। इन अदर वर्ड 16,000 GB, 16,000 MB रैम है हमारे पास। तो 16,000 में से 1,000 जो है वो गूगल पे लग रही है, 200 जो है वो विंडोज़ मैनेजर पर है, फिर 200 जो है वो कोरल ड्रा पर है। इस तरह से यानी कि ना ये MBs के अंदर ये रैम खा रहा है। हाँ, बहुत ही कोई हैवी सॉफ्टवेयर हो तो ये काफ़ी हज़ारों में भी चला जाते हैं, यानी कि अभी तो ये 900 है।
ये 1000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर एक रफ सी इंफॉर्मेशन है। और इसी तरह मान लें कोरल ड्रा में चला रहा हूँ, मेरा कोरल ड्रा कर जाता है हैंग, नहीं चलता, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो कभी भी ये ना करें कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, हैंग कर रहा है, बटन दबा के रखें और कंप्यूटर बंद कर दें या तार निकाल दें। कंप्यूटर वाले की बात कर, वो तार निकाल देंगे। लैपटॉप वाले तो पावर बटन 5 सेकंड दबा के रखेंगे, सिस्टम बंद, दोबारा क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। ये इससे अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों का जो हार्डवेयर है ये डैमेज हो सकता है। हार्डवेयर की मिसाल आपकी रैम होगी, आपकी हार्ड डिस्क होगी, आपकी एसएसडी होगी। ज़ाहिर है करंट एकदम से जा रहा है आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत बीच में जो आईसी चिप्स हैं उसके अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये वाला काम ना करे, बल्कि अगर कोई सिस्टम नहीं चल रहा, आपकी ये टास्क बार अगर एक्टिव है, क्योंकि अक्सर होता है सॉफ्टवेयर सिर्फ नहीं चलता, बाकी विंडोज़ वगैरह सही चल रही है, सॉफ्टवेयर का अपना बग आ जाता है, सॉफ्टवेयर सिर्फ हैंग करते हैं। तो उसका हल यही है कि आप यहाँ से टास्क मैनेजर में जाके, मान लीजिए सॉफ्टवेयर मेरा कोरोडा नहीं चल रहा, इधर लिखा आ जाएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, स्टेटस के अंदर ना लिखा आ जाएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसके ऊपर सिंपल है राइट क्लिक करें और यहाँ से एंड टास्क कर दें। एंड टास्क से मुराद क्या है कि वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बंद कर देगा। अगर वो हैंग कर रहा है वो उसको वहीं इग्नोर करके बस कहेगा इसको बंद करो। ठीक है ना। तो यानी कि सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर हैंग कर दे, सिस्टम हैंग करे तो यही हाल है, या आप उसके लिए वेट कर लें, या तो यही आप उसकी तार निकाल लें या पावर बटन दबा के रखें ताकि सिस्टम बंद हो जाए। लेकिन वो बहुत रेयर चांस है। आप कह रहे हैं मैं खुद हूँ ना, साल में, साल में कह रहा हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, साल में भी 2 या 3 दफ़ा मैं ऐसे सिस्टम बंद कर दूँ जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हैंग कर जाए। यानी कि टाइम भी दूँ फिर भी यानी कि ना हो रहा हो, अपने ट्रैक पर ना आए, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए, यानी कि टास्क मैनेजर भी ना खुल रहा हो, ठीक है, माउस भी ना हिल रहा हो, उसके लिए फिर ये यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हाँ बहुत रेयर चांस हो तब ऐसे आप टास्क मैनेजर से कर सकते हैं। फिर दूसरी मेन चीज़ है जी कि यहाँ पर ना, अच्छा ये मेरे पास जो है ना विंडोज़ 11 है, यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पर ना ये सेटिंग है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 10 हुई तो ये प्रोसेस यहाँ ऊपर लिखा होगा, परफॉर्मेंस उसके आगे लिखा होगा, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पर मेरी चीज़ें ये आप लोगों की यहाँ टॉप पर शो कर रहा होगा। ठीक है। और विंडोज़ 7 में ज़रा बेसिक सी चीज़ें हमें वो शो करते। तो यहाँ पर जो हम परफॉर्मेंस में आ जाएंगे यानी कि सेकंड टैब के अंदर, तो यहाँ हमारे पास ज़रा मज़ीद इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहला तो है जी सीपीयू आपका, यानी कि प्रोसेसर। अब हमने जिक्र किया था जब हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, तो हमने ज़रा प्रोसेसर के नाम जिक्र किए थे जी कि प्रोसेसर जो है वो कोर 2 है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, सबसे लेटेस्ट कोर i9 है। अब वो अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर मैं सारों से एक सवाल पूछ ले, जिनको आता है वेल एंड गुड, उन्होंने नाम पता नहीं, जिनको नहीं आता उन्होंने बोलना है कि सर नहीं आता, ईमानदारी से। मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसर बनाने वाली ना मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, लेकिन बड़ी कॉमन कंपनी है जो कि प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर के लिए यूज़ में लाती हैं। एक तो है जी इंटेल का प्रोसेसर, जो कि मेरा भी है। एक और कंपनी जिसका प्रोसेसर हम काफ़ी यूज़ करते हैं। मैंने कहा था कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम हो या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई काम हो तो वो प्रोसेसर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो कौन सा यानी कि कंपनी का नाम क्या है? एक तो इंटेल है, एक और कंपनी थी। हाँ भाई, प्रोसेसर वाली कंपनीज। बाकी लग रहा है सो रहे हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर, और सो रही AMD है हाँ। नहीं पता सर, क्यों नहीं पता फागे। तो इंटेल और AMD प्रोसेसर मैंने कहा था ये हमारे बड़े कॉमन, यानी कि पीसी की रिक्वायरमेंट में देखा जाए तो बड़े कॉमन यूज़ में आते हैं। और भी बड़े हैं, ARM है, एनवीडिया भी प्रोसेसर है, IBM भी हैं, मीडिया टेक के भी प्रोसेसर आते हैं, यानी कि हमारे पीसी के लिए, यानी कि कंप्यूटर्स वगैरह के लिए, मोबाइल के लिए भी हैं, लेकिन पीसी की ज़ुमरे से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो वो इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i7 है।
लेकिन ये जो आगे इसका नंबर लिखा हुआ है ना 9750H, ये हमारे पास इसकी जनरेशन है, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कोर i7 का 9 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर। अब अगर आप मिसाल लेना, तो एक तरफ कोर i9 थर्ड जनरेशन, कोर i9 सबसे लेटेस्ट है, कोर i9 की थर्ड जनरेशन, और उधर ही कोर i5 की 13 जनरेशन। कोर i5 की जो 13 जनरेशन है वो कोर i9 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम ये प्रोसेसर को मेन नहीं देखते, यानी कि कभी भी वही बात है, मशवरा कोई ले, कोई सिस्टम लेने जा रहे हो, कुछ भी हो, प्रोसेसर नहीं देखना है कि हाँ भी कोर i9 है तो ये ले लेते हैं। लें, अच्छी बात है, लेकिन जनरेशन जो है वो मेन चीज़ होती है। बेशक कोर i5 का लेटेस्ट जनरेशन ले या लेटेस्ट कोर i7 कोर i9 का लेटेस्ट जनरेशन ले। अभी कोर i5 की जो हमारे पास 13 जनरेशन जो वो लेटेस्ट चल रही है, ठीक है। कोर i7 की जो हमारे पास है 11 जनरेशन चल रही है, कोर i9 की भी, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि जनरेशन होती है। मेरे पास भी जो पहले सिस्टम था वो यहाँ पर कोर i5 का 4 जनरेशन था, यानी कि वहाँ पर ये लिखा होता था कोर i5 4200, इस तरह से नंबरिंग आ जाती 1000 के अंदर, यानी कि। तो अभी जो है कोर i7 9 जनरेशन है हमारे पास, आप लोगों के भी यूँ जनरेशन लिखे होंगे, और इसका भी यही प्रोसेस वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, कितना यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह। और इसका अप टाइम जो है ना, ये अक्सर होता है ना जी, कि मान लें किसी छोटे बहन भाई पर नज़र रखनी हो मिसाल के तौर पर, आप उनको यानी कि काम पर जाने से पहले कहते हैं कि ठीक है जी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें। अब आप जब काम से वापस आएँ या कहीं से भी वापस आएँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप देखते हैं कि जी वो छोटा बहन भाई अभी भी फ़ोन या कंप्यूटर में घुसा, और वो कहता है जी बस मैंने आधा घंटा पहले ऑन की है। तो यहाँ से आप ऑन करके देख लीजिएगा कि अब टाइम आपका कितना आ रहा है। तो ये मुझे बता रहा है जी कि 1 घंटा और 55 मिनट हो चुके हैं इस कंप्यूटर को ऑन हुए हुए। मैंने इसको 7:30 बजे आई थिंक यूं ही कुछ ऑन किया था इसको भी। तो ये उस तरह से मुझे टाइम पता आ रहा है, ठीक है ना। और हाँ, कंप्यूटर में हो या ना हो, लैपटॉप में होता है कि किसी का ये अप टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा से मुराद ये कई कई दिन दिखा रहा होता है, 35 दिन 40 दिन। वो इसलिए दिखाते हैं कि लैपटॉप जो है उसके अंदर लगी होती है बैटरी। अब कंप्यूटर है ना, जिनके पास है या यूज़ किया हुआ है, उनको पता है लाइट गई कंप्यूटर बंद, लाइट है कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में क्या है, लाइट गई आई कुछ भी है, बैटरी लगी हुई है। अब आप उसको सोते हुए, मान लें स्लीप नहीं, यानी कि शट डाउन करते हैं मुकम्मल, यहाँ से गए इसको शट डाउन क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोसेसर शट डाउन नहीं होता। वो फिर भी थोड़ी बहुत रनिंग कर रहा होता है बैकग्राउंड में, थोड़ा बहुत वो प्रोसेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है, करंट जा रहा है तभी तो वो काम करेगा। तो लैपटॉप में ये होता है कि आपका अप टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उसके हाल की तरफ भी मैं आता हूँ, ठीक है। तो हम अप टाइम अलबत्ता यही रखते हैं कि हाँ भी सिस्टम ऑन करके हमने रखा है, तो हाँ भी देखिए अप टाइम आपका अगर पुराने वाला आ रहा है तो उसको ठीक कर लें, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी तरफ भी मैं आता हूँ। तो यहाँ जो हमारे पास ये सीपीयू का बता रहा है कि सीपीयू जो है आपका, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर जो है, वो इंटेल कोर i7 9 जनरेशन यहाँ लगा हुआ है। मेमोरी में आए तो यहाँ हमारे पास वो बता रहा है कि यहाँ भी इतने जीबी रैम जो है आपके पास वो लगी हुई है। मेमोरी से मुराद वो स्टोरेज वाली नहीं है, ये रैम की स्टोरेज है, ठीक है। तो ये 16 जीबी है, किसी का यहाँ ही आगे लिखा होता है जी DDR1 DDR2 DDR3, ठीक है। DDR4 और 5 यहाँ पर ये शो नहीं करता। अगर DDR3 होगा ना, तो यहाँ लिखा आ रहा होगा DDR3। तो ये DDR भी जिस तरह प्रोसेसर का मैंने जिक्र किया है ना कि जनरेशन्स आ जाती हैं, तो इस तरह DDR भी हैं। अब 6 GB DDR1 और उधर ही 6 GB DDR5 हो, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको DDR5 के अंदर, लेटेस्ट वही है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है वो 16 GB DDR4 है। फिर हार्ड डिस्क HDD वो हमारे पास लगी हुई है जी, यहाँ पर 1 TB, बोलते तो 1 TB है लेकिन मिलती है आपको 932 GB है। टोटल स्टोरेज यूज़ इसमें काफ़ी हुई भी है, ठीक है। और जिस कंपनी की होगी वो सारा यहाँ आ जाएगा हमारे पास, एप्पल हार्ड डिस्क, इस तरह से। फिर एक और डिस्क ज़ीरो है, ये एक डिस्क वन भी आ जाएगी किसी के पास जिन्होंने SSD लगाई होगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास वो NVMe लगी हुई है। एक होती है SSD, हार्ड डिस्क की तरह दिखने में लगती है, वो ज़रा आप कह लें कि बॉक्स की शेप में होती है, काफ़ी स्पीड उसकी भी तेज़ होती है, SATA SSD हम उसको कहते हैं।
अगर हम यहाँ इमेज भी खोल लें ना, फिर आइडिया हो ना हमें किस तरह पता चलेगा है। मुझे पता है आप लोगों को सोच रहे होंगे यहाँ सर किस तरह बोल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं जी साटा SSD। तो कुछ इस तरह से ये हार्ड डिस्क के तौर पर आती हैं। ये भी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी हैं। किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर चीज़ अपने अपने दौर के लिहाज से बड़ी चैंपियन चीज़ थी। ठीक है, हार्ड डिस्क भी अपने दौर के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, आज भी है, ज़ाहिर है स्टोरेज है। ठीक है, SSD से पहले हार्ड डिस्क होती थी और SSD के बाद हमारे पास NVMe आई है। NVMe ना यूँ रैम की तरह एक स्टिक सी होती है, साइज़ में स्मॉल होती है, और ये SSD से थोड़ी सी मज़ीद फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। पर ये एक्सपेंसिव भी उससे ज़्यादा होती है, फिर ज़ाहिर है आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। तो उस तरह से हमारे पास ये टास्क मैनेजर में वो भी बता रहा है। और ये वो चीज़ें जो हमें नॉर्मली कहीं और से नहीं पता चलती, ओपन करें फिर तो पता चल जाएगा, ज़ाहिर है स्टिकरिंग वगैरह लगी होगी, लेकिन हम ये यहाँ से पता करा सकते हैं। तो ये 500 GB इधर शो कर रहा है, मुझे भी धोखा ही हुआ है आपके। ये कंपनी इसका होता है, 1 TB है तो आपको 930 GB मिलेंगे, 500 GB बोला है तो आपको 970 GB मिलेंगे, 128 GB बोलते हैं तो 109 GB मिलते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा जो स्केल है ना वो अप एंड डाउन ज़रूर होता है। तो ये मेरे पास 500 GB यानी कि 477 GB NVMe यानी कि ये उसका बता रहे हैं हमें। ईथरनेट और वाईफाई, अभी मेरा वाईफाई यूज़ हो रहा है तो इसका ग्राफ देखें कितना अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, ईथरनेट की बात करें तो ये भी इंटरनेट होता है, लेकिन वो इंटरनेट जो कि तार के साथ लगता है। ठीक है, आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप में वो ईथरनेट पोर्ट ही गायब कर दिए, लेकिन ये इंटरनेट जो है आजकल ये वायरलेस होता है, यानी कि वाईफाई के नाम से हम जानते हैं। वाईफाई ऑन किया, पासवर्ड डाला, नेट चल गया। ऐसा तो नहीं है ना आप फ़ोन के साथ कोई तार लगाते हैं फिर इंटरनेट चलता है। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में क्योंकि मोबाइल से पहले कंप्यूटर्स आए थे, कंप्यूटर के अंदर तार लगा के ही इंटरनेट चलते थे, यानी कि वायर्ड इंटरनेट। तो उस केबल को भी हम ईथरनेट केबल कहते हैं। तो ये उसका जिक्र है कि अगर उससे इंटरनेट चला रहे हैं तो उसका यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा, जबकि वाईफाई का मैं ये कुछ इस तरह से बता रहे हैं, स्पीड कितनी है, कितना यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर नीचे GPU आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोगों को क्या पता सिर्फ ये वाला आ रहा हो। किसी का ये नहीं होगा, किसी का होगा तो ये वाला आ रहा होगा, और जिनके बहुत अच्छे हों उसके अंदर ये भी आ जाता है। तो यहाँ पर GPU जो है वो भी मेरे पास 2 दफ़ा शो कर रहा है। ये जो नीचे वाला GPU है ना, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स C630, ये वो GPU होता है जो कि प्रोसेसर के साथ बिल्ट इन आता है, एक तरह से आप कह लें। यानी कि ये ग्राफिक कार्ड है, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड वाले हैवी काम नहीं कर सकता। ठीक है, अभी यहाँ पर 8 GB शो कर है तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास ग्राफिक कार्ड जो है वो 8 GB का लगा हुआ है। यहाँ पर जो है वो 8 GB है, लेकिन इंटेल वाला है। तो ये 8 GB जो है वो दूसरे एनवीडिया के किसी भी ग्राफिक कार्ड के नज़र से देखा जाए तो ये 1 GB के बराबर होगा उनकी, या उससे भी कम। यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल की आप कह लें वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत हैवी किस्म की गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक का काम बहुत अच्छा करना है, यानी कि इफ़ेक्ट्स वाला काम करना है क्वालिटी वाइज, तो उसके लिए आपके पास ये एनवीडिया हो गया, या RX के जो GPU होते हैं यानी कि ग्राफिक कार्ड, इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो है मेरे पास ये 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, उसका भी ये मॉडल शॉडल आ जाता है, NVIDIA GTX 1660 Ti विद मैक्स क्यू डिज़ाइन। 20,000 मुझसे ऊपर लिए थे उसने इसके। तो इस तरह से ये आ जाते हैं, काम ये भी अच्छे करता है, ऐसा जिसमें इशू नहीं है। मेरे पास जो पुराना था उसके अंदर ये डेडिकेटेड नहीं था, बिल्ट इन, यानी कि इंटेल का ही जो है ग्राफिक कार्ड था, 2 GB का था। तो मैं उसके ऊपर भी GTA 5 खेलता था जी, गुजारा की है। ठीक है, लेकिन अब ज़रा आ गए तो ज़रा अच्छा हो गया है, मज़ीद चीज़ अच्छी मिलती है, आउटपुट उसका अच्छा आता है, ज़्यादा अच्छे FPS आते हैं। तो ये जो टास्क मैनेजर है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ना सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, यानी कि आपके सिस्टम में अभी प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, आपके सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने कितने % यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास शो हो जाती है। तो ये यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, ये जो हमने अभी टास्क मैनेजर खोला है। अच्छा, नहीं पता के बाद है, मेरा भी इंटेल है, जनरेशन कैसे पता
चलती है सर, मेरी जनरेशन बहुत ख़राब है। कोई नहीं कोई नहीं, ये आप कह लें। पेंटियम से तो बेहतर ही होगा ना, पेंटियम प्रोसेसर मैंने यूज़ किए हुए हैं, हम बचपन में वो यूज़ करते थे, पेंटियम 2 पेंटियम 1, तो भी थे गुड ओल्ड डेज। लेकिन फिर भी हर चीज़ में जिद्दत आती है, बेहतर है जो चीज़ यूज़ करें शुक्र अदा करें। आपकी जनरेशन नहीं, लैपटॉप की जनरेशन ख़राब है। अच्छा अच्छा। जी जी सेम, आई नो SSD। वाह जी वाह। अपना कौन कह रहा था जनरेशन कैसे, इरसा कह रही थी जनरेशन यही CPU के अंदर जाएंगी ना, तो जो आपका प्रोसेसर है उसका नाम लिखा होगा इंटेल कोर i3 i5 i7 या i9। ये तो नाम हो गया, आगे जो ये नंबर लिखा हुआ है ना 9750, यानी कि 1000 के अंदर जो नंबर है उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको आप कंसीडर करें, ये हमारी, जैसे मेरा 9750 है तो ये 9 जनरेशन है। किसी का 770 कुछ इस तरह से नंबर होगा तो वो 7 जनरेशन में आता है। बाकी हाँ SSD बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह लें स्टार्ट में जब मैं था, लैपटॉप मैंने लिया दूसरा था एक लिनोवो, तो उसके अंदर जब मैंने सोचा था रैम बढ़ाऊंगा तो क्या पता स्पीड हो जाए, तजर्बे करके इंसान सीखते। तो पहले 4 GB थी, उस वक्त मैंने 8 GB कराई, यही सोच के जी बड़ा कोई फास्ट होगा। तो रैम 8 GB होगी, बड़ा खुशी खुशी में घर लाया वापस, वहाँ तो टेस्टिंग नहीं की। तो लाए जी, चेक किया जी, उसके अंदर ऐसा जितनी परफॉर्मेंस कहीं में फ़र्क नहीं पड़ा। 4 से डबल यानी कि 8 GB कर दी, डबल रैम कर दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। फिर जी SSD आ गई मार्केट में, उस वक्त तो 8 SSD आई जी, बड़ा सुनने को मिला, SSD डाली, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा जी। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें कि जी जहाँ मेरा सिस्टम अगर 1 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड यानी कि 20 22 सेकंड लेता था, 1 मिनट 20 22 सेकंड, वही सिस्टम SSD लगाने से 12 से 13 सेकंड में ऑन हो जाता है। और ये बात नहीं सिर्फ सिस्टम ऑन करने के लिए स्पीड होती है, SSD से आपका हर चीज़ फास्ट हो जाती है। आपका कोई सॉफ्टवेयर है फास्ट चलेगा, आपकी कोई भी चीज़ है, वीडियो है ऑडियो है कुछ भी है, फास्ट चलेगा। लेकिन हार्ड डिस्क में वो ज़रा स्लो चलते हैं, यानी कि निस्बतन बाकी सबकी। नंबर ना हो तो, नंबर ना हो तो उसका भी एक हाल है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। 6300 लिखा हुआ है, बस वो फिर 6 जनरेशन है, उससे पहले i5 है या i7 है, तो आप ये कहेंगे हाँ भाई i5 लिखा है स्टार्ट में, तो कोर i5 की 6 जनरेशन है आपके पास सिर्फ, इस तरह से। अच्छा फिर हमारे पास आता है जी, अब ये सारी चीज़ें इस तरह ही पता चलती हैं जब इंसान मुश्किल वक्तों से गुजर के जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर ऐप हिस्ट्री, क्या भी कौन कौन से सिस्टम वगैरह यूज़ में हैं वगैरह वगैरह। हाँ ये एक स्टार्टअप वाली चीज़ ये देख लें, अगर आपका सिस्टम स्लो चलते हैं ना, स्लो चलने से मुराद ये नहीं कंस्टेंटली स्लो चले, यानी कि ऑन करते उसके बाद स्लो हो जाते हैं थोड़ी देर, 2 3 मिनट स्लो चलते उसके बाद ठीक हो जाता है, तो वो स्टार्टअप की वजह से होता है। अब ये स्टार्टअप पे मैंने जब क्लिक किया है, अगेन विंडोज़ 10 वाले यहाँ पर ढूंढेंगे स्टार्टअप, उनका यहाँ लास्ट में लिखा होगा, ठीक है। स्टार्टअप में ये जितने भी सॉफ्टवेयर की लिस्ट है आपके पास, ये वो सॉफ्टवेयर यानी कि जिनके आगे इनेबल लिखा हुआ है। अब ये IDM के आगे लिखा हुआ है इनेबल, ठीक है, इन दोनों के आगे इनेबल है। इससे मुराद ये है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर ऑन होते साथ ही आपका ID मैन या IDM ट्रायल रीसेट जो है, ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाते हैं। ये मेन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, यानी कि इनसे इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रैम प्रोसेसर पर भी। तो ये बात है, आप सोचें उसी तरह ये सिस्टम स्लो क्यों होता है, ये यूं ही मिसाल है। अब भाई एक आप हैं, आप ऑलरेडी जाग रहे हैं, ठीक है, दिन सारे काम कर रहे हैं, आपके सामने कोई हैवी टास्क आ भी जाए आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप सोते हुए उठें और आपको वो एकदम से, जैसा कि नवीद हो गए जी, नवीद सो रहा है, नवीद को इसका भाई बोलता है जी सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, इतवार का दिन है, इसने रात को सही लेट सोया है, सुबह जागता है जी, एकदम से आँख खुलती है, भाई कहते हैं, जा दूध लेकर आ। अब जाहिर है उसको उठने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा अपनी जगह। तो ये वही हिसाब है कि आपके जो है ना सारे जो लिस्ट के अंदर ये एप्लीकेशंस हैं जो इनेबल हुई हुई हैं, उनका यही मकसद है, कंप्यूटर ऑन हुआ सबसे पहला काम ही कंप्यूटर का यही है, इनको ऑन करना बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हाँ जो ज़रूरत के मुताबिक नहीं चाहिए ना, उनको डिसेबल कर दें,
ठीक है, जैसा कि मेरा यहाँ पर MSH, ये मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो इसको मैं इनेबल से डिसेबल करना है तो राइट क्लिक, डिसेबल। यानी कि कंप्यूटर ऑन करूँ ये खुद ना ऑन हो, जब मैं क्लिक करूँ तब ज़रूर ऑन हो। तब तो ज़ाहिर होगा ही होगा, वो मेरा डायरेक्ट ऑर्डर होगा, लेकिन वैसे ना हो। वन ड्राइव डिसेबल, ठीक है, फ़ोन लिंक डिसेबल्ड। ठीक है, आगे इनका ये भी लिखा आ रहा होता है कि स्टार्टअप इम्पैक्ट, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट आ रही है, हैवी वगैरह लिखा आ जाता है। फ़िलहाल ये किसी का नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये इनेबल्ड, अच्छा ये इनेबल रहने देते हैं। स्टीम डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। यू टोरेंट डिसेबल्ड, यूटी वेब डिसेबल्ड, बाकी सब भी डिसेबल्ड। यानी कि सिस्टम ऑन करेंगे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहा हो, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ अगर आप चाह रहे हैं व्हाट्सएप आपका चलना शुरू हो जाए, ज़ाहिर है इंसान है याद नहीं रहती, तो उसको इनेबल कर लीजिएगा। तो इससे भी इम्पेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत आपके सिस्टम परफॉर्मेंस पर, स्टार्ट में यानी कि। फिर इसी के नीचे यूज़र्स है, फ़िलहाल एक ही यूज़र हूँ मैं। यहाँ पर वही चीज़ों की मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं जो हम यहाँ पर देख रहे थे ना, प्रोसेसेस में, वही चीज़ यहाँ आ रही है, सेम एज इट इज़ है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सबसे मेन हमारे पास प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस की ये दो जो टैब्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है, इसी तरह मैं इन्फॉर्मेशन किसी और जगह से देखना चाहूँ। एक हमने देखी थी वो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर, यानी कि हम यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते थे, तो वहाँ से ही हमें पता चलता था हाँ भाई सिस्टम का नाम ये है, प्रोसेसर ये है, रैम ये है। लेकिन एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एक कमांड यूज़ करने लगे हम। इम्पैक्ट में हाई क्यों लिखा होता है, हाई इसलिए यानी कि वो सॉफ्टवेयर हैवी है, उसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि वो प्रोसेस ज़्यादा करेगा खुद में, इसलिए वो हाई लिखा होगा। किसी का लो लिखा हो, इससे मुराद ये कि हाँ भी ऑन करते हैं ज़रूर ये साथ ऑन होता है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाई लिखा हुआ है तो हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा, आपका सिस्टम स्लो कर सकता है थोड़ी देर के लिए स्टार्ट में, यानी कि। अच्छा जी, तो मैं जिक्र कर रहा था कि हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन किसी और जगह से देखनी है, उसकी एक कमांड है जी कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्लस आर दबाएं। विंडो बता दबा के आर, तो ये हमारे पास रन बॉक्स एक ओपन होगा। और यहाँ पर जो है आपने एक कमांड, या कमांड तो नहीं है, आपने ये चीज़ लिखनी है जी, MS इन्फो और 32 भी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें। आपने विंडो प्लस आर के अंदर ये चीज़ लिख लेनी है, MS इन्फो 32, देन ओके। तो हमारे पास ये एक विंडो एक और ओपन हो रही है, यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं। अब सीधी बात बताऊँ, आपका जो कंप्यूटर का नाम है ना, लैपटॉप का मॉडल है, वो आपको ना प्रॉपर्टीज से पता चलता है ना कहीं और से, आपको वो यहाँ से पता चलता है। या आप फिज़िकल लैपटॉप को उल्टा करके देखें तो वहाँ पर स्टिकर वगैरह लगा हो तो उस पर मॉडल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमें एक्यूरेट पता चल जाता है। तो यही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी, Windows 11 है। जो अभी मैं चला रहा हूँ, आपकी Windows 10 होगी तो 10 शो करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर माइक्रोसॉफ्ट, सिस्टम नेम HP पवेलियन है कि मेरे सिस्टम का जो नाम है इस वक्त, मॉडल जो है ये वो दिखा रहा है। ठीक है, मॉडल हमारे पास ये है, नाम मैंने ये खुद रखा था, तो मॉडल हमारे पास ये शो कर रहा है। प्रोसेसर यहाँ पर अलबत्ता नवीद चेक करना, आपका प्रोसेसर यहाँ ज़रूर शो करेगा। ये जो MS इन्फो 32 में गया हूँ, इधर ज़रूर शो करेगा, चेक करो साथ साथ, अगर होता है नहीं होता तभी बताओ। बायोस वर्जन, बायोस जो है हम देखेंगे विंडोज़ की क्लास में, तब हम समझेंगे बायोस होता क्या है। ठीक है, और इस हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। रैम कितनी है जी, ठीक है, वर्चुअल रैम कितनी है, एक वर्चुअल रैम भी होती है, वो चले हम कल देखेंगे कि वो किस तरह बनती है। इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बढ़ा लें अगर आपके पास स्टोरेज है तो बढ़ा लें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं कि आप कह लें वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात होती है वर्चुअल रैम। ठीक है, हम इसको हज़ारों में भी लेकर जा सकते हैं, जितनी ज़्यादा स्टोरेज है उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये MS इन्फो भी है एक। फिर एक और चीज़ है कि जी आपने अपना सिस्टम ज़रा फास्ट करना हो, तो मैंने अभी यही जिक्र किया कि आप ये जो टास्क मैनेजर में जाके ये परफॉर्मेंस वाली टैब में ये CPU देखें। लैपटॉप वालों की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर में ये इशू नहीं आएगा। और अगर आपका अप टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है,
अभी मेरा वाकई 2 घंटे से ऑन है तो ये 2 घंटे ही दिखा रहा है। अगर आप कहते हैं जी मैंने अभी 10 मिनट पहले ऑन किया और ये मुझे अभी भी 7-8 घंटे दिखा रहा है, तो आपने ये चीज़ कर लेनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। नहीं है तो ना छोड़ ना कीजिएगा। करना ही है आपने अपनी विंडोज़ की सेटिंग में आ जाने। अगर विंडोज़ 10 है तो यहाँ पर सेटिंग का बटन आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे ना, देन यहाँ पर सर्च कर लेना है आपने जी बैटरी। तो ये आ रहा है जी हमारे पास, चेंज व्हाट लिड डस व्हेन ऑन पावर बटन। ठीक है, बैटरी पावर सॉरी, चेंज व्हाट डस द बटन पावर बटन व्हेन ऑन बैटरी पावर। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन है। तो आप यहाँ से पावर एंड स्लीप इसमें आ जाएं। ये आने के बाद ये सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से हम आ जाते हैं जी रिलेटेड सपोर्ट। ये विंडोज़ 10 था ना, उसके अंदर तो डायरेक्ट आता था, यहाँ पर अलबत्ता घूमना पड़ेगा। स्लाइड शो नो। चलिए यहाँ पर हम ये लिखते हैं बैटरी चेंज व्हाट पावर बटन डू। व्हाट पावर बटन डू ये कहाँ पर है जी? बैटरी पावर चेंज व्हाट, चूज व्हेन टू टर्न ऑफ स्क्रीन नो, चेंज व्हाट पावर बटन। इसके अंदर आया नहीं तो ये काम कर लें, विंडोज़ की सेटिंग नहीं तो कंट्रोल पैनल यहाँ सर्च करें। कंट्रोल पैनल, देन यहाँ पर जो है आपने ऊपर सर्च कर लेने हैं जी पावर। तो ये पावर ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएं। तो विंडोज़ की सेटिंग है वहाँ से भी। यहाँ आने के बाद आपने ये चूज़ कर लेना है जी चूज़ व्हाट पावर बटन डू। ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, हाँ इसको हाई परफॉर्मेंस कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना, बैलेंस कर देंगे ज़रा स्लो चलेगा सिस्टम आपका। तो यहाँ से चूज़ व्हाट द पावर बटन डू इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर ना आपका ये टिक लगा हुआ होगा, जिनका टाइम अगर ऊपर दिखा रहा है ना उनका यहाँ ये टिक ज़रूर लगा होगा। अब ये टिक आपने हटाना है। मान ले मेरा लगा हुआ है, आप लोगों का नहीं हटेगा, तो आपने यहाँ से चेंज सेटिंग डैट आर करंटली अनअवेलेबल पर क्लिक कर लेने, ताकि ये जो सेटिंग हम चेंज कर सकें। इस पर क्लिक करके देन ये जो टिक लगा होगा इसको हटा दीजिएगा। और बाकी टिक लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये टिक हटा के देन सेव चेंजेस कर दें। जब सेव चेंजेस कर लें, अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लें। ये टाइम देख कर, ये जो टास्क मैनेजर है ना, इधर से ये सीपीयू का टाइम देख कर ना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें, वापस आएँ, फिर देखें टाइम कितना दिखा रहा है। कुछ सेकंड या 1-2 मिनट दिखा रहा होगा, उससे मुराद है कि आपका प्रोसेसर जो वो रिफ़्रेश हो गया है। ज़ाहिर है अब आप हैं, मान लें आपको कहा जाए जी सो लें, अब आप जाके लेट जाएं लेकिन आपके बच्चे शोर करना शुरू कर दें। ठीक है, अब आप बार बार सो रहे हो, जाग रहे सोएं, ज़ाहिर है फिर आपकी नींद थोड़ी ना पूरी होगी। उसी तरह प्रोसेसर का ये हिसाब हो गया। ठीक है, तो अब टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप कंट्रोल पैनल यानी कि यहाँ सर्च करके कंट्रोल पैनल से बैटरी टाइमिंग यानी कि पावर में जाएं। यहाँ सर्च कर लीजिएगा अगेन पावर, पावर ऑप्शंस। पावर ऑप्शंस के अंदर जो ये सेकंड ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पर, चूज़ व्हाट द पावर बटन डू, इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर क्लिक करें चेंज सेटिंग डेट आर करंटली अनअवेलेबल, देन यहाँ से टिक जो लगा होगा उसको हटा के सेव चेंजेस कर दें और फिर सिस्टम रीस्टार्ट। और साथ एक और टिप कि आप लोग जब वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, अब ये विंडोज़ 11 है, इससे मैं काफ़ी फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन होता है, चले मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरी तरह इंसान हैं जो कि हर वक्त बैटरी को चार्जिंग पर लगा के ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो नो इशू। लेकिन हाँ मैं भी कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो तो ज़ाहिर है बैटरी है कभी ना कभी तो ख़त्म होने। तो इसका मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम यानी कि परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन बैटरी का आउटपुट ज़्यादा आए। तो विंडोज़ 10 में यहाँ बैटरी पे क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ना आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 11 है तो यहाँ से एनर्जी सेवर का जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर दें। इससे क्या होगा, ज़रा आपकी बैटरी परफॉर्मेंस तेज़ हो जाएगी, यानी कि टाइम ज़्यादा निकालेगी। जबकि आपकी दूसरी तीसरी जो काम वाली चीज़ें हैं वो फिर स्लो कर देते हैं यानी कि। लेकिन हाँ जब हैवी काम करें तो इसको
ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ठीक है ना। इसकी भी मिसाल यूँ ही ले लें, अब आप लोग कहेंगे पता नहीं सर कहाँ कहाँ से एग्जांपलें देते हैं। मान लें एक फ्रिज है, बिजली हो गई डिम, आपका स्टेबलाइज़र हो जाएगा बंद। स्टेबलाइज़र बंद है, फ्रिज बंद होगा, फ्रिज बंद है तो अंदर कूलिंग सही नहीं होगी। लेकिन जी ये बिजली पूरी आएगी तो स्टेबलाइज़र ठीक हो जाएगा, करंट फ्लो होगा और आपके पास कूलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये उस तरह से काम कर रहा है एनर्जी सेवर जो हमारे पास। ठीक। तो इसको इनेबल डिसेबल वक्त के साथ साथ ओकेजन के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग ये भी चेंज वगैरह करवा सकते हैं। सर टिक किस को लगा है, पावर ऑप्शन में जाके ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल में गए ना, उधर हमने सर्च कर लिया जी पावर, पावर ऑप्शन आ गया। पावर ऑप्शन के बाद आपने यहाँ से आना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे सेटिंग्स है ना ब्लू कलर में लिखी हुई, इधर से आना है चूज़ व्हाट द पावर बटन डू। ये यहाँ पर आपका टिक लगा होगा, जिनका टाइम ज़्यादा है उनका यहाँ टिक लगा होगा टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप का। इसको हटाना है, लेकिन आप लोग हटाने की कोशिश करेंगे वो हटेगा नहीं। तो आपने इसको यहाँ से चेंज सेटिंग डैट आर करंटली अनअवेलेबल पर क्लिक कर लेने। देन आपके पास यहाँ से आप ये टिक फिर हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, इस हिसाब से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अगर इसका टिक लगा हो तो कोई फ़ायदा भी तो, हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है कोई नुकसान होता है। जैसा इसका नाम से वाज़ेह, इसका यही काम है, प्रोसेसर आपका रनिंग में है ना, आप बटन दबाएंगे आपका चुटकियों में सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। नुकसान यही है कि ऑन तो हो जाएगा लेकिन दूसरे तीसरे काम फिर ये ऐसा ऐसा स्लो करता है, यानी कि। तो यहाँ से चूज़ व्हाट पावर सेटिंग्स डाटा आर करंटली अनअवेलेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से टिक हटा के देन सेव चेंजेस कीजिएगा, तो ये आपका सेट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट करने पर सेट होगा उसी वक्त नहीं।